दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज सवेरे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हरियाणा के अंदर एक कोई जींद जिले में पीलूखेड़ा कस्बा है। उसमें किस प्रकार लगभग 8-10 लड़के आए, उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे थे उनके कपड़े से ढके हुए थे और वो एक घर के अंदर घुसे और घरवालों के साथ बदतमीज़ी करके, हाथापाई करके, मारपीट करके उस घर से एक यंग लड़की को उठा ले गए वो। और ये सारी की जो घटना है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये नहीं है कि किसी परिवार ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दी या मीडिया के सामने इंटरव्यू दे दिया या फिर वो वैसे मीडिया के सामने रोने-पीटने लग रहे हैं। बाकायदे सबूत है इस चीज़ के कि वो आने लग रहे हैं, उस चीज़ के सबूत है, घर के अंदर घुसने लग रहे हैं, सीसीटीवी में उस चीज़ के सबूत है और उस लड़की को ज़बरदस्ती लेके जाने लग रहे हैं और पब्लिक उनका पीछा करने लग रही है। ये सारी की सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुई हैं और ये सीधा जो मामला है, ये एक अपहरण का मामला बनता है, लड़की के किडनैप का मामला बनता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया तो पुलिस ने हालाँकि शायद एफआईआर दर्ज तो की होगी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को बता दिया प्रेम प्रसंग का। और पुलिस इस बात के ऊपर न सिर्फ बताने लग रही है बल्कि वो जो लड़का-लड़की है वो सेफ हाउस में भी जा चुके हैं और लड़की ने सुना है कि उससे कोई एप्लीकेशन दिलवाई गई है या उसने खुद दी है कि मेरे को मेरे परिवार से खतरा है, जान-माल का खतरा है और मेरी जान को मेरे परिवार वालों से बचाया जाए। जबकि वो लड़की अच्छी-भली 2 महीने से अपने घर रहने लग रही थी। वो लड़की उस टाइम काम करने लग रही थी, किसी तरह की उसको शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ लड़के आए और उसका अपहरण करके ले गए। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि सीधे पादरे किडनैप के केस को एक अपराध हुआ, उस अपराध की बजाय उस मामले को आपसी सहमति और प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस बना रही है, तो क्यों बना रही है? ऐसा आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि पुलिस इसको अब प्रेम प्रसंग का मामला बता कर मामले को रफा-दफा करने लग रही है। यानी जिन लोगों को, जिन युवकों को जेल के अंदर होना चाहिए था और लड़की अब तक उसके घर होनी चाहिए थी, उन युवकों को तो पुलिस बता रही है निर्दोष कि ये मामला किडनैप का नहीं है। जबकि सीसीटीवी कैमरे के अंदर सबूत है, पब्लिक बताने लग रही है, उसके घरवाले चिल्ला-चिल्ला के कहने लग रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुन रही। उल्टा पुलिस ये और कह रही है कि इस वीडियो को वायरल मत करिए, इसको पब्लिक में मत दिखाइए, पब्लिक को मत बताइए। और उधर से उस लड़की की माँ के पास, उनके घरवालों के पास फ़ोन करने लग रही है कि लड़की ने तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन दी है और इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी, तुम्हारे खिलाफ की जाएगी। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर पुलिस ऐसा करती क्यों है? पहली बात तो ये बता दूँ कि कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें पुलिस ने कोई क्राइम हुआ हो और उस क्राइम को लीपापोती की हुई हो और अपराधियों को साफ बचाया हो, ये कोई पहला मामला नहीं है। इस मामले में भी पुलिस यही करने लग रही है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा पुलिस करती क्यों है? जबकि पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है अपराधियों को जेल के अंदर भेजना, सलाखों के पीछे डालना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाना। तो इसमें दोस्तों अगर इस सारे मामले में देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि पुलिस ही ऐसा क्यों करती है, उसकी 3 वजह हैं। पहली वजह तो इसमें दोस्तों है वर्कफ़ोर्स। वर्कफ़ोर्स का मेरा तात्पर्य ये है कि आज पुलिस के अंदर चलिए पहले तो मैं कारण बता देता हूँ। पहला था वर्कफ़ोर्स, दूसरा है पॉलिटिकल प्रेशर और तीसरा है करप्शन। ये 3 कारण हैं कि पुलिस अपराधी को निर्दोष बना देती है और जो पीड़ित होता है उसको आरोपी बना देती है, उल्टा उसी पर मामला डाल देती है। तो 3 वजह हैं इसकी। अगर हम डिस्कस करें वर्कफ़ोर्स की, तो वर्कफ़ोर्स का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आज पुलिस के पास इतने जवान ही नहीं है, इतने पुलिस के अंदर फ़ोर्स ही नहीं है कि वो अपराधियों को, हर अपराधी को गिरफ्तार कर सके, हर अपराधी को पकड़ के न स सलाखों के पीछे डाल सके और उसको सज़ा दिलवा सके। और इसकी वजह ये है दोस्तों कि वर्कफ़ोर्स का नतीजा ये है कि कोई भी आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर, जब इसको रिपोर्ट का पता च किसी अपराध का पता चलता है कि उस घटना ये घटना घटित वहाँ हुई है या फिर अपराधी नियोग जो पीड़ित व्यक्ति वो खुद भी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने में भी आता है, तो जब तक पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसके साथ चलती है या कोई इन्फॉर्मेशन भी मिलती है उसके पास कि वहाँ पर घटना घटित हुई है और पुलिस तैयार होती है, तो तब तक तो उसके पास 6 फ़ोन और आ चुके होते हैं कि एक घटना वहाँ होगी, एक घटना वहाँ होगी, एक घटना वहाँ होगी। और पुलिस के पास ले दे के ना एक थाने के अंदर कितने होते हैं, एक तो एसएचओ होता है,
एक हवलदार होता है और 2-3 और पुलिस वाले होते हैं, यानी कुल मिला के गिनती का प 5-6 का स्टाफ, 5-7 का स्टाफ होता है और उसमें से भी लगभग-लगभग फील्ड में जाए हुए होते हैं, कभी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, कभी किसी घटना के लिए। तो ऐसे में अगर कोई नई भी वारदात होती है, तो पुलिस के पास इतने कर्मचारी ही नहीं है कि वो हर एक घटना के क उस पे जा सकें, हर एक जैसे ही फ़ोन आए तुरंत एक्शन ले सकें। तो ये वर्क फ़ोर्स की कमी है, ये दोस्तों ये ऐसा करने पे मजबूर कर देती है। जब पुलिस को ये दिखाई देता है कि घटना इतनी ज़्यादा घटित होने लग रही है, उनके पास काम करने के लिए आदमी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास ऑफिसर नहीं है, उनके पास अपराधियों को पकड़ने के लिए जवान नहीं है, तो फिर पुलिस करे तो क्या करे इसमें? इसमें फिर सीधा-पादरा पुलिस को यही लगता है कि इससे अच्छा तो ये है कि मामले को यहीं रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाए। वैसे भी अगर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर वो किसी चीज़ को मान लो सिरे चढ़ा भी देता है, तो वहीं पर उसका मामला ख़त्म नहीं होता। उसके बाद उसको कोर्ट में उसी मामले में गवाही देने भी जाना पड़ता है। तो अब ये बताइए, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक भी गवाही देने के लिए जाता है तो उसका सारा दिन लग जाता है कोर्ट में। तो वो कोर्ट में बैठेगा या फिर वो कोई भी नया अपराध होगा उसके पीछे कोर्ट को छोड़ के ना वो फील्ड में जाएगा, अपराधियों को पकड़ने के लिए जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है वर्क फ़ोर्स की पुलिस के सामने। और ये वर्क फ़ोर्स ऐसा नहीं है कि आगे से ठीक हो जाएगा, उल्टा और ज़्यादा स्थिति खराब होने लग रही है। जो मेन स्ट्रीम के पुलिस कर्मचारी हैं, जवान हैं, उनकी बजाय अब सरकार करने लग रही है, या तो ये होम गार्ड वाले या फिर ये जो रिटायर फ़ौजी हैं, ये इनको 20-20, 25-25 हज़ार रुपए सैलरी देके ना इनको पुलिस में भर्ती करने लग रही है। और एक 20,000 रुपए के लिए कौन ऐसा आदमी है जो अपराधियों के पीछे भागेगा, फील्ड में रह के भाग-दौड़ करेगा या अपनी जान को खतरे में डालेगा? तो वो जो 20-22 हज़ार के, 25,000 के वर्कर हैं, वो सिर्फ़ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जैसे ही 8 घंटे पूरी होते हैं, उनका यही प्रयत्न होता है कि अब अपनी ड्यूटी पूरी करो, कपड़े पहनो और अपने घर में जाओ। इस दौरान अगर कोई वारदात हो भी जाती है, तो वो उसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब तक के वर्क फ़ोर्स नहीं होगी पुलिस के अंदर, जब तक के जितनी ज़रूरत है, उतने ज़्यादा पुलिस में जवान भर्ती नहीं किए जाएँगे, तब तक दोस्तों अपराध ऐसे ही बढ़ते जाएँगे। अब दूसरी बात, पॉइंट मैंने कहा था, इसकी वजह पॉलिटिकल प्रेशर। आजकल दोस्तों पॉलिटिक्स ही सब कुछ हो चुकी है और ये हरियाणा पुलिस के किसी भी स्टेट की पुलिस है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, यानी सीएम के अंडर में आती है, होम मिनिस्टर लगाइए, सीएम लगाइए, उसके अंडर में आती है। और वो जो सीएम होता है उसके जितने भी विधायक होते हैं वो उसकी सरकार चलती है विधायकों के ऊपर। और अगर मामला थोड़ा उसका सरकार का पूर्ण बहुमत का ना हो, यानी नज़दीक हो, तो उसमें स्थिति और भी बुरी होती है। लेकिन चलिए मान लीजिए पूर्ण बहुमत में कोई भी सरकार है भी, जैसे अब हरियाणा सरकार की बात करें, तो उसमें भी जितने जो एमएलए हैं या जो मंत्री हैं उनके अपने हित होते हैं। और अगर आज ये आप किसी भी विधायक के पास जाइए, किसी भी मंत्री के पास जाइए, जो बड़े-बड़े क्रिमिनल हैं वो उनके पास बैठे होते हैं। और ये जो पोस्टें होती हैं, ये थाने के अंदर होती हैं, ये ट्रांसफ़र अपनी मनमर्ज़ी की ट्रांसफ़र होती है, ये ट्रांसफ़र करते हैं पॉलिटिकल लीडर, यानी वो मंत्री, वो विधायक, उनकी सिफ़ारिश पे इनकी ट्रांसफ़र होती हैं। मनचाही पोस्टिंग मिलती है, अपने घर के पास पोस्टिंग मिलती है, तो जब वो एक उसके पास जाते हैं, लीडर के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, तो वहाँ सामने उनको वो अपराधी बैठे दिखाई देते हैं, जो बड़े-बड़े गैंगस्टर हैं, वो बैठे दिखाई देते हैं। तो और सिर्फ़ बैठे ही नहीं होते, उस नेता से मिलने के लिए भी उन अपराधियों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब जब ऐसी सिचुएशन होगी, तो पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा होगा तो पुलिस कैसे तो उन अपराधियों को पकड़ पाएगी, और अगर किसी को पकड़ भी लेती तो 1 मिनट में किसी भी नेता का फ़ोन आ जाता है, या तो पार्टी का कार्यकर्ता होता है या विधायक होता है या और कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है कि उसका फ़ोन आ जाता है कि ये निर्दोष है और इसको छोड़ा जाए। और पुलिस की मजबूरी ये है कि उसकी भी सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को नौकरी भी करनी है, नहीं तो यही नेता कल के ऊपर उस पुलिस वाले के ऊपर भी केस बनवा देते हैं, ट्रांसफ़र भी करवा देते हैं, यानी हर तरह से प्रताड़ित भी करते हैं। तो फिर इस मामले में सोचती है कि जब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है, जब करना ही पॉलिटिकल लीडर ने है और हम अपराधियों को पकड़ते हैं तो छोड़ना पड़ता है, तो फिर क्यों वो अपराध को कंट्रोल करेगी? जब उनको ये पता है किसी अपराधी को पकड़ भी लेंगे तो थाने में आने से पहले उसका नेता का फ़ोन आ जाएगा। तो एक ये वजह भी है। अच्छा, तीसरी वजह है दोस्तों करप्शन। करप्शन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, अभय चौटाला जी ने भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर आरोप लगाए थे। नहीं, अभय चौटाला जी ने नहीं, कोई पश्चिम बंगाल का वो था,
अर्जुन सिंह नाम का कोई नेता हुआ था, उसने आरोप लगाए थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी को हर महीने 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सोनिया गांधी को। तो दोस्तों इसके ऊपर चलिए ये बात सच है या झूठ है, इस चीज़ की बजाय ये अक्सर देखा गया है कि सरकार को या इतनी सरकार के मुखिया को पैसों की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। और ये अब मैं जितने भी पॉलिटिकल इंटरव्यू लिया है, लीडरों के इंटरव्यू लिए हैं, बार-बार ये चीज़ मेरे सामने आई है कि हर सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और हर महीने ये 500 करोड़ का, 400 करोड़ का ये जो आंकड़ा है ना, ये बिल्कुल ठीक है और हर सरकार के मुखिया के पास ये पैसे पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सरकार चलानी होती है, लोगों को खुश करना होता है, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, अपने मंत्रियों को पैसे देने पड़ते हैं और कुछ नहीं तो अगर उसके पास बहुमत की कमी है तो उसी पैसे से दूसरे जो विधायक है दूसरी पार्टी के उनको तोड़ना पड़ता है, निर्दलियों को अपने पास लाना पड़ता है, उसके लिए सैकड़ों करोड़ की ज़रूरत होती है, तो सैकड़ों करोड़ कहाँ से आएँगे? सैकड़ों करोड़ रुपए यहीं से तो आएँगे ना कि कोई भी विधायक है वो सबसे पहले तो अपने एरिया में अब विधायक डायरेक्ट तो कलेक्शन करता नहीं, वो एसपी को ही बोलेगा और एसपी कलेक्शन करके उसके पास पहुँचाएगा और वो फिर आगे ऐसे धीरे-धीरे ये जो सीढ़ी है ये जाती है सीएम तक यानी पार्टी के सीएम तक, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी स्टेट का हो। इसमें बात एक हरियाणा की नहीं है। तो जब एक पुलिस को ही पैसे इकट्ठे करके ना या हर डिपार्टमेंट से पैसे इकट्ठे होकर ना जब सरकार के पास जाते हैं, तो सरकार को वो पैसे जो सरकार के पास भेजने हैं, वो इकट्ठे कहाँ से करने हैं? इसी तरह के अपराधियों से तो करने पड़ते हैं जो किसी लड़की का किडनैप कर लेते हैं, जो मर्डर करते हैं, चोरी-चकारी करते हैं, डकैती डालते हैं, तो उनसे रिकवरी करती है। और जब उनसे रिकवरी करती है तो ऑब्वियसली उन अपराधियों के साथ तो दोस्ती तो पुलिस की होगी ही होगी। और जब दोस्ती होगी तो क्राइम भी बढ़ेंगे, जब उनको ये पता है कि पैसे दे के ही छूटना है, तो वो अब और ज़्यादा अपराध करते हैं, तो उसमें पीड़ित व्यक्ति को के लिए न्याय की तो कोई जगह बचती ही नहीं। अब ये करप्शन का ऐसा मामला है दोस्तों कि इसमें ना चाहते हुए भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ इतना ही नहीं है। अब पुलिस के पास ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो फंड होता है, फंड अधिकारियों के पास जाता है। अगर कोई भी एक मर्डर का भी मान लें केस हो जाता है और एक आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी जाँच करता है, तो कम से कम उसके 40-50 हज़ार रुपए एक केस की इंक्वायरी में कम से कम लग जाते हैं। और वो जो उसके जो रिकवरी है वो बाद में जब वो उसको अपराधी को पकड़ेगा या केस क्लोज़ करेगा तब जाके उसके वो पैसे मिलते हैं। और पुलिस के अंदर खुद भ्रष्ट है, उसमें भी उसको अपने पैसे लेने के लिए जो उसने खर्च किए हैं तो वो उसको देने पड़ते हैं, रिश्वत के रूप में अपने पैसे लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तो ऐसे में पुलिस यही सोचती है कि सारा ही जब मामला इस तरह का है तो क्यों अपराधियों को किया जाए, क्यों नहीं इन्हीं अपराधियों के साथ साठ-गाँठ करके न आपस में केस को रफ़ा-दफ़ा करके ना उसके पैसे खर्च होंगे, ना इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी और मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाए। तो देखिए यही एक ऐसी वजह है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय नहीं मिल पाता और जो अपराधी होते हैं वो आराम से इसलिए छूट जाते हैं कि वो पैसे का लेन-देन होता है वहाँ पर और पैसे का लेन-देन होता है तो ऑब्वियसली अब जो अपराधी है उसको तो निर्दोष साबित करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरह के केस ये कोई नया केस नहीं है कि जहाँ पर पुलिस ने जो पीड़ित निर्दोष व्यक्ति हैं जो सॉरी जो अपराधी हैं उनको रफ़ा-दफ़ा करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, पीड़ित व्यक्तियों के ऊपर ही प्रेशर डाल रहे हो। ये हर एक स्टेट में होता है, हर एक पुलिस हर एक जगह होता है, हर थाने में होता है। तो ये कुछ मजबूरी भी है। दूसरा फिर ये है कि करप्शन में हम ऐसे थाने हैं जहाँ पर पुलिस की जो पोस्टिंग होती है उसके बदले में भी वो अपने उच्च अधिकारियों को लाखों नहीं करोड़ों रुपए दे के आते हैं। कई तो मलाईदार थाने होते हैं तो जब एक अधिकारी एक कोई एसएचओ है वो जब पैसे दे के आता है तो सबसे पहले तो अपने पैसे की रिकवरी वो करेगा ही करेगा। और जब पैसे की रिकवरी करेगा तो कहाँ से करेगा? पीड़ित व्यक्ति तो पैसे देगा नहीं। इस तरह के जो अपराधी हैं, इस तरह के पैसे देंगे तो और जो पैसे देंगे तो फिर उनको बचाना भी पड़ेगा। तो फिर बचाना पड़ेगा तो ऐसे ही किडनैप के केस को पुलिस की मजबूरी है कि वो प्रेम प्रसंग का केस बताएँ। अब इसमें पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज़ से पुलिस को थोड़ी मतलब है। अब एक घर से एक लड़की किडनैप की गई है, माँ-बाप के दिल पे क्या बीती होगी इसको पुलिस से लेना-देना नहीं है। अब उसकी इज़्ज़त के चिथड़े उड़े या नहीं उड़े ये पुलिस का मामला नहीं है, ये तो समाज का मामला है या पीड़ित व्यक्ति का। पुलिस तो अपना जो रोल है, जो उससे मजबूरी में करवाया जा रहा है वो रोल पूरा कर रही है। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये होता ही रहेगा, ये कोई न पहला केस है, न आखिरी केस है। इस तरह के केस आगे भी होते रहेंगे अगर कोई ये सोचे कि इस देश के अंदर कानून का राज है, इस देश के अंदर
न्याय मिलता है। थाने में जाकर अगर कोई हमारे साथ कुछ करेगा तो पुलिस 2 मिनट में हम इसको अंदर करवा देंगे। दोस्तों अंत में किसी भी केस का 99% केस में यही होता है कि समझौता हो ही जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही होगा, समझौता हो जाएगा। कुछ पुलिस के द्वारा, कुछ समाज के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा, और इस मामले का नहीं होना कुछ भी, और ये आगे भी होता रहेगा। तो दोस्तों ये पुलिस की कार्यशैली, चाहे इसको मजबूरी कहिए या फिर कुछ भी कहिए, लेकिन मामला यही होता है। और ये पुलिस की मजबूरी लगा या कुछ भी लगा ले, इस तरह के केस होते रहते हैं। यही वो वजह है कि जिसमें पुलिस एक अपराधी को निर्दोष साबित कर देती है, और जब अगर पीड़ित ज़्यादा पीछे पड़ जाता है तो उसको उल्टा आरोपी भी बना देती है, अपराधी भी बना देती है पीड़ित को। दोस्तों खैर आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं पहले एक बात और बता दूं कि मैं डायरेक्ट किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये पुलिस की कार्यशैली की बात करने लग रहा हूँ। खैर दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बनता रहे और मैं इसी तरह की विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।